चलिए आज हम लोग जो है मेवाड़ के इतिहास में आगे बढ़ते हुए महाराणा उदय सिंह के शासनकाल को देखते हैं और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो है चित्तौड़ का तीसरा साका। आप सब जानते हो साका शब्द से आप लोग परिचित हो, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा भी आपने। साका शब्द जो है वो दो चीज़ों से बना है, एक का नाम है केसरिया और दूसरे का नाम है जौहर। यदि शत्रु घेर ले तो पुरुष लड़ते हुए मारे जाते थे, उसे कहते थे केसरिया, और महिलाएं अग्नि स्नान कर लेती थी तो उसे कहते थे जौहर। दोनों को मिलाकर के एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं साका। तो जो चित्तौड़ का तीसरा साका है वो तीनों साकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो साके हुए हैं वो चित्तौड़ दुर्ग में हुए हैं। और चित्तौड़ का जो किला है उसमें जो है उसके लिए कहा जाता है कि भाई है ना, ये त्याग और बलिदान का जो है अप्रतिम उदाहरण है। चित्तौड़ जो है वो राजस्थान की शान है ना। हाँ, तो चित्तौड़ के लिए जो भी सारी बातें, यहाँ तक कहते हैं गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। तो ऐसा क्यों कहते हैं? उसका कारण ये साके ही हैं, जो तीन साके हुए। तो मैंने आपको बताया था कि पहला साका जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ 1303 में। दूसरा साका बहादुर शाह ने अटैक किया 1534 में। लेकिन हम जो तीसरा साका पढ़ रहे हैं इसका समय है 1568। इसको हम थोड़ा समझेंगे, तीसरा साका क्यों हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। तो महाराणा उदय सिंह के काल की घटना है। महाराणा उदय सिंह के लिए जो है कर्नल टॉड ने अपनी किताब में लिखा है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 1। वो लिखते हैं कि कितना ही अच्छा होता यदि महाराणा सांगा और राणा प्रताप के बीच में उदय सिंह का नाम न होता, तो मेवाड़ का इतिहास जो है वो और अधिक गौरवशाली हो सकता था। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? उसका कारण है कि महाराणा उदय सिंह के जो जब वो छोटे ही थे, नए नए राजा ही बने थे, उसी समय 1544 के आसपास शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। और शेरशाह सूरी जो था उससे लड़ने की बजाय महाराणा को ये सलाह दी गई मंत्रियों के द्वारा कि आप चित्तौड़ के किले की जो चाबियां हैं वो शेरशाह को आप भिजवा दीजिए। तो एक तरह से मतलब ये अधीनता का सूचक उसको मान लिया गया। इसलिए कहा गया कि भाई उदय सिंह जो था उसने मेवाड़ की आन बान शान में थोड़ा बट्टा लगाया। लेकिन ये बिल्कुल गलत, ये पूर्णतः झूठ। क्यों? क्योंकि महाराणा उदय सिंह जैसे ही थोड़े से समर्थ हुए तो उन्होंने, अकबर ने उनको कई बार अधीनता के लिए ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। ठीक है। फिर उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े दो शत्रुओं को शरण दी। पहले शत्रु का नाम है बाज बहादुर, जो कि आप जानते होंगे मालवा का रहने वाला व्यक्ति था, और मालवा का राजा था बाज बहादुर। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो कथाएं हैं वो फेमस हैं। और दूसरा मेड़ता का राजा जयमल मेड़तिया। इन दोनों से अकबर ने उनके राज्य छीन लिए थे। बाज बहादुर से मालवा छीन लिया था, तो इसको जो है महाराणा उदय सिंह ने शरण दी अकबर के खिलाफ जाकर। और जयमल से 1562 के अंदर अकबर के सेनापति का नाम था सरफुद्दीन। सरफुद्दीन ने जो है मेड़ता छीन लिया था, लेकिन इसको भी अकबर के शत्रु को यानी जयमल मेड़तिया को महाराणा उदय सिंह ने शरण दी। तो हमें ये उदाहरण है इस बात के कि महाराणा उदय सिंह जो थे वो भी उसी प्रकार पराक्रमी थे जैसे उनके पिता राणा सांगा और जैसे उनका पुत्र राणा प्रताप। क्योंकि अकबर के शत्रुओं को शरण देना अपने आप में जो है बहुत वीरता का कार्य है। और इन्हीं कार्यों की वजह से अकबर ने 1567 में इनके ऊपर आक्रमण किया। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण तो 67 के आसपास किया गया, लेकिन उसमें 5-6 महीने लग गए किले को जीतने में। इसलिए साका जो हुआ वो हुआ 68 में। लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास अटैक हुआ और 4-5 महीने में जाकर के जनवरी फरवरी के आसपास जो है चित्तौड़ का साका होता है। एक तो ये चीज़ है। अब जो चित्तौड़ का साका है, उस चित्तौड़ के साके को हम थोड़ा सा मेनली समझेंगे, क्योंकि हमारा मेनली टॉपिक है आज चित्तौड़ का तीसरा साका। पहली बात, इस साके में महाराणा उदय सिंह उपस्थित नहीं थे। क्यों? क्योंकि महाराणा उदय सिंह जो थे इतिहास को उन्होंने देखा था पीछे। आप जानते हो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और यहाँ पे महाराणा रतन सिंह जो थे वो लड़े और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और रतन सिंह के बाद लंबे समय तक चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन के अधिकार में रहा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं का जो वंश था वो रावल वंश समाप्त हो गया था। देखो, चित्तौड़ का जो तीसरा साका है, इस तीसरे साके में कुछ बातें विशिष्ट हैं, तो हम एक एक करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि महाराणा उदय सिंह को उनके सामंतों ने सलाह दी कि आप इस साके में उपस्थित ना रहें, क्योंकि जब तक आप हैं, नेतृत्व है, तब तक अगर हम लोग मर भी जाएं तो भी संघर्ष चल सकता है। तो उदय सिंह की इच्छा नहीं थी जाने की। और आप जानते हैं ये साका कब हुआ है? 1568 के अंदर हुआ है।
और सब जानते हैं कि राणा प्रताप का जन्म जो है वो कब हुआ है, 9 मई 1540। तो बताओ चित्तौड़ के तीसरे साके के समय राणा प्रताप की उम्र कितनी होनी चाहिए? कितने साल? 40 से गिनो, 50, 60, तो 28 साल के थे। तो राणा प्रताप जब 28 साल के थे तो निश्चित रूप से उनके लिए भी आता है कि वो भी यहाँ रुकना चाहते थे और लड़ना चाहते थे, लेकिन सामंतों ने उनको दोनों को सलाह दी कि उदय सिंह वर्तमान महाराणा है और राणा प्रताप आगे वाले महाराणा है, उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो यदि दोनों यहाँ रहे और मारे गए तो आगे संघर्ष का नेतृत्व कौन करेगा? इस वजह से चित्तौड़ के तीसरे साके से पहले, अकबर के आने से पहले ही महाराणा और उनके परिवार ने, उदय सिंह और उनके परिवार ने चित्तौड़ किले को छोड़ दिया। तो प्रश्न ये उठा कि फिर पीछे नेतृत्व कौन करेगा? तो ये जबरदस्त घटना ये घटी कि मेड़ता का जयमल मेड़तिया अपने भतीजे कल्ला राठौड़ और बंधु बांधुओं सहित जो था वो मेड़ता से अकबर ने छीन लिया था मेड़ता, और उसके बाद वो कहाँ आ गया था? चित्तौड़। तो चित्तौड़ के किले का भार जो है वो जयमल मेड़तिया को सौंप दिया गया, ठीक है। और जयमल ने कहा मैं आज से किले का मालिक मैं हूँ और मैं रक्षा करूँगा इस किले की, ठीक है। तो जयमल, उसका भतीजा कल्ला। आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि जयमल की बहन का नाम था फूल कंवर, और फूल कंवर का विवाह जो है वो किया गया था आमेट ठिकाने में, मेवाड़ में एक बहुत बड़ा ठिकाना है आमेट, और आमेट में इसके जो पति थे इनका नाम था फतेह सिंह, लेकिन इतिहास में उनको क्या कर दिया गया? फत्ता, और आजकल बिगाड़ के कर दिया गया पत्ता। और एक कहा जाता है कि जयमल पत्ता की जोड़ी थी। तो जयमल की जो बहन थी फूल कंवर, उसी की शादी किसके साथ हुई थी? फतेह सिंह के साथ, आमेट का जो जागीरदार था उसके साथ। तो कुल मिलाकर के जयमल और फत्ता यानी फतेह सिंह को दे दिया गया, सारी जिम्मेदारी दी गई, और जो उनकी बहन थी फूल कंवर वो उसने महिलाओं का जो है नेतृत्व संभाला। अकबर ने आक्रमण किया 1567 में, और आक्रमण करने के बाद उसने किले को पूरा घेर लिया, लेकिन लगातार प्रतिरोध के बावजूद अकबर जैसा शक्तिशाली राजा भी इस किले को लंबे समय तक नहीं जीत सका। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अकबर ने जबरदस्त तोपखाना जो अपने साथ वहाँ पे उपस्थित किया, और उस तोपखाने में अकबर की जो तोपें थी उन्होंने चित्तौड़ के किले पर लगातार गोलीबारी की, लगातार जो है गोलाबारी की, लेकिन फिर भी वो चित्तौड़ किले की दीवारों को नहीं तोड़ सका। कहीं कहीं दीवारें यदि टूट भी जाती थी तो जयमल उनको रात को वापस रिपेयर कर लेता था। इसी दौरान एक घटना घटी, और वो घटना ये घटी कि जो जयमल था वो एक बार दीवार को रिपेयर करवा रहा था, अकबर के द्वारा तोपों से जो दीवार टूट गई थी उसको वो रिपेयर करवा रहा था, और वो दीवार के ऊपर खड़ा होकर के उसको जो रिपेयर कराने का कार्य कर रहा था। और अकबर ने उसको देखा दूर से, अकबर ने देखा कि जो है ये कौन व्यक्ति है जो किले की दीवार पे खड़ा हुआ है ना। हाँ, तो उसने अपनी एक लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, उस बंदूक से निशाना लगाया, और जो वो गोलियां थी वो ला जाकर के सीधा जो है जयमल के पाँवों में लगी, और जयमल जी घायल होकर के जो है वो गिर गए, ठीक है। किले को घेरे हुए कई महीने बीत गए थे, और जबरदस्त घटनाएं घटी इस किले की घेराबंदी के दौरान। क्या हुआ, जैसे एक जगह है किले में, उस जगह का नाम है मोर मगरी, आज भी चित्तौड़ किले में। 2 शब्द आपको जानने चाहिए, एक होता है साबात और एक होता है पाशिब। जैसे उदाहरण के लिए साबात एक तरह का उपकरण होता है ना, जिसमें जैसे एक तरह से मान लो कि ऐसे सिर के ऊपर भैंसे की खाल से बनता था, जैसे मान लेते हैं ऐसे सिर के ऊपर इसको रख करके, और कई सिपाही जो थे किले की दीवार के पास पहुंच जाते थे अंदर से होने वाली बंदूकों की मार से बचकर। तो अकबर ने कई भैंसों को मार करके बड़े बड़े साबात बनवाए ताकि वो किले की दीवार के पास पहुंच सके और उसको खोद करके उसमें बारूद लगा सके, ताकि किले की दीवारों को उड़ाया जा सके। और एक और मैंने बताया आपको, पाशिब नाम की चीज़ भी होती है साबात के अलावा। पाशिब जो होता है एक ऊंचा चबूतरा होता है, और उस चबूतरे के ऊपर तोपों को रख के गोलीबारी की जाती है ताकि वो ज़्यादा प्रभावी हो सके। तो वहाँ पे एक स्थान था जहाँ पे जो अंदर से होने वाली बंदूकों की मार की रेंज में था, वहाँ पे मिट्टी डालनी थी। और अकबर ने ये घोषणा की कि जो भी मजदूर एक जो है वो मिट्टी भर करके, और जो क्या बोलते हैं तगारी बोलते हैं, है ना, हाँ, तो डाल देगा यदि उसके अंदर वहाँ पे, तो मैं उसको 1 सोने की मोहर दूंगा। तो पूरे भारतवर्ष से लोग इस लालच में कि वहाँ कुछ नहीं करना है, मिट्टी एक बार जाकर के डालनी है, बदले में आपको 1 सोने की मोहर मिलेगी। तो हजारों की संख्या में उसी लालच में जो लोग हैं वो वहाँ आने लगे, और चित्तौड़ वाले अंदर से तोपों की ऐसी और बंदूकों की ऐसी गोलीबारी करते थे, वो रोज सैकड़ों लोगों को मार देते थे। फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोग सोने की मोहर पाने के लालच में जो वहाँ आते थे। तो वो मोहर के लालच में वो स्थान जो था वह हजारों लोग मार दिए।
इसलिए उस जगह का नाम हो गया मोहर मगरी या मोर मगरी, आज भी उसको जो है वो कहा जाता है इतिहास के अंदर। तो ऐसी कई घटनाएं घटी। फिर फाइनली जब जयमल जी घायल हो गए बंदूक से और अंदर रसद सामग्री जो है वो भी थोड़ी सी समाप्त सी होने लगी, तो फिर फाइनली डिसाइड किया गया कि अब जो है हम साका करेंगे। तो आप जानते हो साका का अर्थ होता है केसरिया प्लस जौहर। महिलाएं तो क्या करती हैं? जौहर। और पुरुष क्या करते हैं? केसरिया। तो जौहर करने के लिए आप देखोगे चित्तौड़ के तीसरे साके में ज़्यादातर जो हीरो हैं वो मेवाड़ के नहीं, नागौर के, मेड़ता के लोग हैं। कैसे? आप देखो, जौहर का नेतृत्व किया है जयमल की बहन ने, जिसका नाम है फूल कंवर। तो चित्तौड़ का जो तीसरा साका है उसमें किसके नेतृत्व में जो है जौहर किया गया? फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, तो शाम को जौहर हो गया। उसके बाद दूसरे दिन पुरुष जब लड़ने के लिए निकले तो उस समय जयमल जी के पाँव में चूंकि अकबर की बंदूक से जो है गोलियां लग चुकी थी तो वो घायल हो चुके थे। तो वो घोड़े पे बैठने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वो लड़ना चाहते थे। केसरिया का नेतृत्व तो जयमल स्वयं करना चाहता था, ठीक है, पर वो लाचार था। तो उसके जो भतीजे थे कल्लाजी राठौड़, उनसे देखा नहीं गया जयमल की ये जो असमर्थता है। उन्होंने जयमल जी को ऑफर दिया कि मैं बैठूंगा घोड़े पर, आप बैठ जाओ मेरे कंधे पे, है ना। यानी घोड़े पे कल्ला, कल्ला पे जयमल, है ना, इस प्रकार का मामला। और उन्होंने उनके पाँवों को अपने शरीर से बांध दिया और उन्होंने कहा कि साहब लगाम मुंह में पकड़ लूंगा और 2 हाथ मेरे चलेंगे और 2 हाथ ऊपर आपके चलेंगे। ठीक है, साक्षात यमराज जी जो है इस युद्ध के अंदर प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अकबर ने देखा बाहर आते हुए तो अकबर उसको देख के आश्चर्यचकित हो गया, है ना। उसने देखा ये क्या आ रहा है, घोड़े पे आदमी, आदमी पे आदमी, है ना। तो वो कौन थे? कंधों पे उठाए हुए कल्ला जी। और किसको उठा रखा था उन्होंने? जयमल को। कहते हैं उनका घोड़ा जिस दिशा से गुजरा उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए, क्योंकि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने हाथ लड़ रहे थे? 4 हाथ लड़ रहे थे। ठीक है, तो कहते हैं कि बड़ी वीरता से ये लोग लड़े। मैंने बताया था आपको चित्तौड़ का एंट्रेंस गेट है, उसको पाडन पॉल या पाडल पॉल जो है वो बोलते हैं। इसका लगभग 3रे नंबर का जो गेट है उसका नाम है भैरव पॉल, है ना। हाँ, वैसे कल्ला जी के गुरु का नाम भी से याद हो जाता है, उनका नाम था भैरवनाथ। तो चित्तौड़ का जो 3रा गेट है भैरव पॉल, वहीं पे लड़ते हुए जो है जयमल जी और कल्ला जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी अगर आप जाएं चित्तौड़ का किला देखने के लिए तो भैरव पॉल गेट के ऊपर इधर जयमल जी की और इधर कल्ला जी की जो छतरियाँ या स्मारक जो है उनकी याद में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन युद्ध तब भी समाप्त नहीं हुआ, है ना। हाँ, उसके बाद भी जो फूल कंवर का पति था फत्ता, वो चित्तौड़ के आखिरी गेट तक, जिसका नाम है रामपॉल, वहां तक लड़ता रहा। तो अकबर ने अपने हाथियों को हुल दिया, उसने आगे हाथियों से आक्रमण करो। तो फिर फाइनली फत्ता जी हाथियों से जूझते हुए, एक हाथी ने उनको सूंड में पकड़ के उठा के जोर से नीचे पटक दिया। ठीक है, फिर भी वो उनसे जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए लास्ट गेट पे, है ना। इतना भयंकर खून खराबा हुआ, अकबर के हजारों सिपाही जो है वो मारे गए, मेवाड़ का एक एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अकबर इतना प्रभावित हुआ इस युद्ध से, इन दोनों से। तो अकबर ने इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, आप जानते हो भारत में 2 लाल किले हैं, एक आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया, एक लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनाया। तो जो आगरा का लाल किला है, अकबर जब वापस गया तो इस वीरता की स्मृतियां उसके दिमाग में घूमती रही और फिर उसने एक जो है शिल्पकार को बुलाया और उसने कहा कि मेरे इस आगरा के लाल किले के गेट पर एक तरफ हाथी पे बैठा हुआ जयमल और दूसरी तरफ हाथी पे बैठा हुआ फत्ता, इन 2 की मूर्तियां मैं बना के लगाऊंगा। और उसने लगवाई। ठीक है, और वो इतनी ज़बरदस्त आलीशान मूर्तियां बनी कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह उन्हीं दिनों नया नया किला बना रहे थे, बीकानेर का जूनागढ़। तो वो आए, उन्होंने अकबर से कहा बॉस ये मूर्तियां तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, मेरे को भी नंबर दो उसके जिससे बनवाई आपने, है ना। तो अकबर ने कहा तू क्या करेगा? कि साहब मैं नया किला बना रहा हूँ बीकानेर का जूनागढ़, मैं वहाँ पे लगाऊंगा सेम ऐसी कैसी मूर्तियाँ। तो राय सिंह ने भी सेम वैसी मूर्तियाँ, गजारूढ़ हाथी पे बैठी हुई, है ना, जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के सूरजपाल गेट पे लगवाई। और भगवान ने बहुत अच्छा किया जो ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि आगरा के लाल किले में वो मूर्तियां अकबर के समय थी, जहांगीर के समय थी, शाहजहां के समय थी, लेकिन कट्टर जो था औरंगजेब, उस औरंगजेब के समय औरंगजेब ने कहा ये दोनों हिंदू है, हटा दो इनकी मूर्तियों को। औरंगजेब ने उन मूर्तियों को जमींदोज करवा दिया। तो आज वो मूर्तियां आगरा के लाल किले में नहीं है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वैसी की वैसी मूर्तियां कहाँ लगी हुई है? हाँ, जूनागढ़ में, बीकानेर के जूनागढ़ में सूरजपाल गेट पे मैं देख के आया हूँ। आप भी जाओ देखने के लिए जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ। लेकिन अगर मैंने एक बार बैठ के सोचा कि यार मेहनत तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसने की थी? कल्ला जी ने।
क्योंकि कल्ला जी थे, उन्होंने उसको जो है कंधे पे बैठाया और इतनी मेहनत की और जो उसकी तो मूर्ति नहीं लगी, है ना। तब फिर मुझे आगे ध्यान आया कि यार भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। भले इनकी हाथी की मूर्ति नहीं लगी, लेकिन आज मेवाड़ के जनमानस में, राजस्थान के जनमानस में एक ऐसा योद्धा है जो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बताओ कौन है वो? कल्ला जी। तो कल्ला जी जो है, डूंगरपुर जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है रनेला, है ना। रनेला कल्ला जी का मेन जो स्थान है। ये केहर कमधज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके गुरु भैरवनाथ थे, तो योगी थे, योग का अभ्यास करते थे, और अपनी कुलदेवी नागनेची माता की बड़ी ज़बरदस्त शक्ति उपासक थे, इसलिए इनको जो है एक शक्ति प्राप्त हुई। और एक गजब की घटना और घटी चित्तौड़ के तीसरे शाखे में, है ना। 2 घटनाएं और घटी इसके अलावा। पहला तो क्रूर घटना है, अकबर ने भी अलाउद्दीन की परंपरा को जीवित रखा और अकबर ने भी वहाँ निर्दोष स्त्री पुरुषों और बच्चों का जनसंहार करवाया, कत्लेआम करवाया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और दूसरा, इसमें जो आपको मैंने बताया था कि जो पठान थे या अफगान लोग थे, वो सदा से जो है मेवाड़ वालों के साथ थे। कैसे पता चलेगा? राणा सांगा ने जो लड़ाई लड़ी, आप जानते हो, राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा के सेनापति कौन थे? एक अफगानी थे, और उनका नाम क्या था? हसन का मेवाती। राणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में उनके सेनापति कौन थे? हकीम कांसुरी। इसका मतलब जो पठान थे वो शुरू से ही मुगलों के खिलाफ थे और महाराणाओं के पक्ष में थे। तो इस युद्ध में भी बंदूकची पठान थे, लगभग 4-5 हजार की उनकी संख्या थी। वो चित्तौड़ के किले में रह करके लड़ रहे थे। और उनका जो नेता था, जब उसने देखा कि अकबर बादशाह जो है इसको जीत गया है, तो उसने एक चाल चली। उसने क्या किया कि उसने अपने परिवार के लोगों को, सारे पठानों ने अपने अपने परिवार के लोगों को रस्सियां बांध करके जैसे बंदी बना लिया, और बंदी बना करके उनको किले से बाहर लेकर के आए। अच्छा, दिखने में वो भी मुसलमान थे तो वैसे लगते थे। तो अकबर की सेना को लगा कि अपने आदमी और अंदर से बंदी बना करके लोगों को ले जा रहे हैं, और वो सारे के सारे पठान अपने पूरे परिवारों को लेकर के वहाँ आगे, आप जानते हो बनास नदी पड़ती है, उसको पार करके और फिर वो चले गए। और बाद में जब अकबर को पता चला तो उसने माथा पीट लिया अपना कि जिन बंदूकचियों ने मेरे हजारों लोगों को उड़ाया, वो सारे के सारे बिना कोई सजा पाए वहाँ से चले गए। तो उसने अपने 2-3 अधिकारियों को जो इस गलती के लिए जिम्मेदार थे, उनको हाथों हाथ सूली पे टांग दिया अकबर ने, है ना। हाँ, लेकिन दोस्तों, महान कहलाता है अकबर। उस अकबर के दामन पे एक अमिट बदनुमा दाग है चित्तौड़ का तीसरा शाखा, क्योंकि उसने भी अलाउद्दीन की तरह हजारों बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवाया। कई लोगों को मैं देखता हूँ इतिहास में, वो अकबर के गुणगान करते हैं और कहते हैं कि अकबर महान था। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, जब महान था तो निहत्ती औरत, बूढ़े, बच्चे जिनके हाथ में हथियार भी नहीं थे, उन निहत्ते लोगों का खून बहाने वाला, उनका खून बहाने वाला, ठीक है, तो उसको तो महान कहना मेरे हिसाब से तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अकबर ने जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे, है ना, लेकिन ये एक बदनुमा दाग है जो अकबर की महानता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा सबसे बड़ा शाखा है राजस्थान के इतिहास में, है ना, और अपने आप में जो है अद्वितीय है, अनुपम है।